हेलो सभी को। मेरा नाम है राकेश स्वामी। आई एम गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर जो टॉपिक है जो हम टुडे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हैपन्स टू बी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अंडर द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गोइंग टू स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट में क्या है, लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट may be described as the process of getting potential employees willing to apply for a job with the concern or the firm. So रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को प्राप्त करने की प्रोसेस है। वो एम्प्लॉयज़ जो अप्लाई करने के लिए विलिंग है, यानी जो अप्लाई करना चाहते हैं, एक तरह से आपके कंसर्न के साथ काम करना चाहते हैं वो लोग। सो द पीपल हु वांट टू वर्क विद योर कंसर्न और फर्म, जो विलिंग टू अप्लाई है वो, ठीक है, उन लोगों को गेट करना ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का काम है। एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट डेवलप्स एंड मेंटेन्स एडिक्वेट मैन पावर। यदि हमें एक फर्म को चलाना है प्रॉपरली इन इफेक्टिव मैनर एंड एफिशिएंटली, वी नीड मैन पावर। As the name itself suggests, human resources department, that means human being is considered as resources in HRD department. So the manpower is the most necessary part of a concern. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का काम क्या है? मैन पावर को कलेक्ट करना एंड इंडीड उसे मैनेज भी करना, सो दैट द नंबर डजंट गो अप और डाउन। एक एडिक्वेट नंबर ऑफ मैन working for the firm should be collected and kept there. Recruitment is the process of searching for prospective employees. यानी कि एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयज़ जो है, जो मैन पावर जो है हमें कलेक्ट करनी है, जिन्हें हम काम पर रखना है, उन लोगों को सर्च करना एंड जॉब पर रख देने तक का एंटायर प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे लिए ठीक हैं, जो खुद हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, एंड वी रिक्रूट देम थ्रू द प्रोसेस एंड देन डू व्हाट, देन डू सम स्टिमुलेशन। ठीक है, द रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the concern. Okay, after the search, we stimulate them to apply for the job in our concern. So, the recruitment process in just one line, if you want to say, attraction of applicants. जो लोग एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, उनका अट्रैक्शन फ्रॉम अमंग whom to select, जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है, उनमें से उन लोगों को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना एक तरह से। दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक पॉजिटिव प्रोसेस है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। दैट मीन्स जो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो हम इस प्रोसेस के अंदर मोटिवेट कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, सो दैट दे अप्लाई। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एस्पायरिंग। यदि हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं एज अ वर्ड, तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं भाई अप्लाई कीजिए। इफ़ यू हैपन टू बी एलिजिबल फॉर द जॉब, यू अप्लाई फॉर अस। एंड selection is a negative term. Selection versus recruitment, if you want to analyze, recruitment is a positive process whereas selection is a negative process. Because जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन लगाई है, उनमें से हम पिक करते हैं a few suitable and we eliminate many candidates aspiring. A recruitment is a good and effective process, right? A recruitment happens to be a good and effective selection of employees, process of selection of employees. That means कैसे? It raises output, जो कंपनी है उसका आउटपुट इंक्रीज होगा,
it improves product quality as we are aspiring more and more talented employees. जो talented employees का हमने selection किया है, recruitment किया है through selection process, जो product है उसकी quality improve होगी. It reduces total product cost because more and more talent as जैसे जैसे better and better talent हमारे पास आता है तो वो more and more efficient ways में करवाएंगे काम, है ना. तो यदि काम more and more efficient way में होता है तो overall जो cost होती है product की, अगर वो process fast हो पा रही है, normally जो product की rate होती है उससे यदि वो product fast आ पा रहा है, एंड यदि जो रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं वो रिसोर्सेज हमें कम लगाने पड़ रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंटेड पीपल. टैलेंट के कारण अगर ये सब हो रहा है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव टोटल कॉस्ट जो कंपनी के लिए आ रही है वो कम हो जाती है. इट मिनिमाइजेस डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस. रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कारण जो पहले एम्प्लॉयज़ के अंदर जो डिस्प्यूट्स रहते थे या फिर ग्रीवेंसेस वो एड्रेस नहीं हो पाती थी, वो थ्रू रिक्रूटमेंट ये ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट्स है, दे ऑल गेट एड्रेस्ड. lowers it the effective selection of employees. It lowers the labor turnover rates. labor turnover rates means जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका छोड़ जाना, काम छोड़ जाना एंड दूसरे एम्प्लॉय का आना. यदि हमने प्रॉपर वे में रिक्रूटमेंट किया है तो ये जो साइकिल है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देना एंड इसका छोड़ के चला जाना जॉब, तो ये जो एंटायर साइकिल है दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर रेट्स, दैट गोज डाउन बिकॉज वी हैव इफेक्टिवली रिक्रूटेड द एम्प्लॉयज़. यदि रिक्रूटमेंट मोर एंड मोर इफेक्टिव वे से किया गया है तो वो इतना ज़्यादा छोड़ के नहीं जाएंगे जॉब. द एप्लीकेंट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट शुड बी विलिंग टू वर्क. जो एप्लीकेंट है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया है रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी कुछ कंडीशन है. देयर शुड बी सम सर्कमस्टेंस, देयर शुड बी सम प्री रिक्विजिट्स. तो वो प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए? द पर्सन शुड बी विलिंग टू वर्क. यदि वो काम के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसे काम तो करना ही पड़ेगा. तो ही शुड बी विलिंग टू वर्क, ही शुड बी एबल टू हैंडल द जॉब. जो जॉब उसे दी जा रही है वो केपेबल होना चाहिए, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस जॉब को हैंडल करने की. द पर्सन शुड बी स्टेबल. स्टेबल इन द सेंस द टर्न ओवर रेट्स को हम कम कर रहे हैं. यदि हम इफेक्टिव वे ऑफ रिक्रूटमेंट है, यदि द जो अप्लाई कर रहा है द पर्सन एप्लीकेंट जो है, ही शुड बी स्टेबल. ही शुड नॉट बी थिंकिंग कि जॉब तो छोड़ दूंगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही या फिर ज़्यादा काम आ रहा है उसके ऊपर लोड वगैरह. जो भी कंडीशंस है डेफिनेटली जो कंडीशन से जो एम्प्लॉय है वो पास थ्रू होगा, ये सारी बताई जाती है, सारी डिफाइन कर दी जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. सो यदि ये सारी डिफाइंड कंडीशंस के अंदर द पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू वर्क तो उसे डेफिनेटली रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूट नहीं करना चाहिए. तो मेरे कहने का मतलब ये है द पर्सन शुड बी स्टेबल. अगर जो कंडीशंस उसे डिफाइन की गई है कि ये कंडीशंस आपके ऊपर रखी जाएंगी तो उसे छोड़ के जाने वाली कंडीशन में नहीं आना चाहिए वो उसमें, ठीक है. ही शुड बी एबल टू बेयर दोज प्रॉब्लम्स. द पर्सन शुड स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फेयर पीरियड. एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम हमने सोचा है कि हमने रिक्रूटमेंट किया है तो एक इतने टाइम तक तो वो एम्प्लॉयर काम जो एम्प्लॉय है वो काम करेगा. यदि वो उतने टाइम तक नहीं करता है काम तो दैट मीन्स वो छोड़ के जा रहा है. द पर्सन शुड बी स्टेबल. द पर्सन शुड बी एबल टू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क सिचुएशन. जिस तरह से काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो एप्लीकेंट है ही शुड फिट द सिचुएशंस, हैव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियलिटीज. यदि in the concern we are going to improve their qualities through some trainings and other means, यदि हम
जो वर्कर जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं उस एम्प्लॉय की, द एम्प्लॉय शुड हैव दैट पोटेंशियलिटीज़, वो पोटेंशियल होना चाहिए उनके पास। जो एम्प्लॉय जिसका हम डेवलपमेंट करवाने जा रहे हैं थ्रू ट्रेनिंग्स एंड ऑल, वट एवर प्रोसेस द HRD डिपार्टमेंट से इज, जो भी डिपार्टमेंट जो HRD डिपार्टमेंट जिस तरह से वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना चाह रहा है, उसकी पोटेंशियलिटी होनी चाहिए उसके पास। सोर्सेज ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, एक कंपनी के लिए फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसके कुछ सोर्सेज रहते हैं। दे सोर्सेज हैपन टू बी फ्रॉम विद इन द कंपनी के अंदर में से ही हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं। हाउ? फ्रॉम द विद इन द कंपनी बाय प्रमोशन। कुछ पोस्ट, अपर पोस्ट प्रमोशन के थ्रू भरी जाती है। जो लोग नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, दे गेन्ड एक्सपीरियंस, एंड जो क्वालिटी उन्होंने गेन की है उन्हें उन क्वालिटी के बेसिस पर प्रमोट किया जाता है। एंड ऊपर लेवल पर यदि कोई पोस्ट वैकेंट है तो उसे उस प्रमोशन के प्रोसेस द्वारा भरा जाता है। सो ये इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। अपर लेवल ऑफ जॉब जिस पे प्रमोट किया गया है उसके लिए तो ये सोर्स हुआ ना एम्प्लॉयमेंट का। सो बाय ट्रांसफ़र, यदि एक फर्म एक स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ही उसी कंपनी की दूसरी फर्म है, सो एम्प्लॉयज़ कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज वेल। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। सो ये भी दूसरा जो फर्म है, ये फर्म एक लोकेशन पे है, अनदर लोकेशन पे इसी कंपनी की फर्म है, तो एम्प्लॉयज़ को एक फर्म से दूसरे फर्म में भेजा जाता है। तो इस फर्म के लिए तो ये एक तरह से सोर्स बना। Hence, the transfer process also acts as source of new employees. And there are some employees जिनके पास क्या है, गुड सर्विस रिकॉर्ड्स रहे हैं। सम एम्प्लॉयज़ हैव गुड सर्विस रिकॉर्ड्स, यानी कि उन्होंने अच्छा काम किया है फर्म के साथ, इफेक्टिवली क्वालिटी के हिसाब से अच्छा काम किया उन्होंने, बट दे लेफ्ट समहाउ, सम रीज़न हो सकता है उनका टेन्योर ख़त्म हो गया हो, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हो, या फिर फॉर सम रीज़न दे लेफ्ट, तो उन्हें भी वापस लिया जा सकता है। सो द फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एक्ट एज सोर्स एज वेल। फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी के आउटसाइड से भी, बाहर से भी एम्प्लॉयज़ लिए जा सकते हैं इन द मीन्स लाइक दिस। दे कैन बी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एंड डेफिनेटली रिकमेंडेशन उनकी होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑलरेडी फर्म के साथ, वो क्या है, सिफारिश करते हैं कुछ लोगों के उनके साथ के, दे कैन बी आइदर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ दोज प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, जो रिकमेंडेशन करेंगे एंड दे आर केप्ट बाय द कंपनी, जिन्हें रिक्रूट कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा। दे कैन बी प्रेस एंड अदर एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं फॉर एम्प्लॉयज़ टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट। दे कैन बी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, जो कि थ्रू कॉन्टैक्ट्स हमें मतलब जो एम्प्लॉय एजेंसीज है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, दे मेक ए कॉन्टैक्ट विद द फर्म, जो कंपनी उसके साथ कॉन्टैक्ट रखती है, उन्हें एम्प्लॉयज़ जो है सप्लाई करती रहती है। इन एजेंसी के पास कोई जाता है, उसे जॉब मिल जाती है, रिक्रूटमेंट मिल जाता है इन द फर्म, जिस फर्म के साथ इनका कॉन्टैक्ट है। तो यदि कॉन्टैक्ट है या फिर कंडीशंस सेटिस्फाई करवाती है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, तो वहाँ पे यदि कोई एम्प्लॉयमेंट चाहने वाला जाता है, एक एम्प्लॉय चाहता है, तो वो यदि वहाँ जाता है उनके पास, तो उसे जॉब दिला दी जाती है एजेंसी के द्वारा। दे कैन बी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे हम जो फर्म है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैरी आउट करवा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिक्रूटमेंट कराती है। दे कैन बी लेबर यूनियंस, दे कैन बी फ्रॉम वेट लिस्ट, and it can be recommended by professional bodies and societies as well। जो एम्प्लॉयज़ हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़ भी रेकमेंड कर सकती है
The employees can be from foreign sources as well, and they can be from trade associations as well. The employees can come from government employment exchanges as well, and labor contractors through personal consultants, and with the help of notices exhibited by at the factory gate. तो फैक्ट्री के गेट पर भी कोई नोटिसेस रखे गए हो यदि, हाँ, तो इट कैन एक्ट एज सोर्सेज ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एज। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है फॉर न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, जो कंपनी मेथड्स अपनाती हैं फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दे आर हियर। लेट्स डिस्कस देम। करिकुलम विटाए या फिर सीवी, दैट सीवी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ। यदि एक पर्सन अपना सीवी बनाता है, द पर्सन इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, जो जो उसने कोर्स किए होते हैं, जिस जिस तरीके से वो ट्रेंड हुआ है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, एंड जो जो एक्सपीरियंस उसने गेन किए हैं, द डिटेल्स ऑफ इट ऑल इज इंक्लूडेड इन सीवी। सो इन अ सीवी जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, इट इंक्लूड्स स्किल्स, experience, qualifications, and hobbies of that person. The document is used by a business to decide whether applicants match the requirement of the person's specification. तो एक कंपनी, ये एक सीवी मीन्स कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे जो कंपनी है वो देखेगी एंड वो कंपेयर करेगी उसके कि ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि सीवी में सारी डिटेल होती है, दैट मीन्स अ पर्सन के पास जो जो स्किल्स हैं, जो जो एजुकेशन क्वालिटीज़ हैं, जो जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस वगैरह हैं, जो ये सब है, यदि ये सब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मैच हो रहा है, तो जो कंपनी है, द कंपनी हायर्स दैट पर्सन। एंड जो कुछ कंपनियां हैं जो डायरेक्टली सीवी के द्वारा रिक्रूटमेंट लेती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसमें, चूँकि ये प्रोसेस थोड़ी सिंपल है, दैट मीन्स इट एनकरेजेस मोर एप्लीकेंट्स टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है फ्रॉम एम्प्लॉय, जो है एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम हायर कर सकते हैं, उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एक तरह से। इन दिस फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट वी आस्क देम सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन किस लिए? सो दैट बिजनेस कैन लर्न मोर अबाउट देम। इट इंक्लूड्स सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू राइट अबाउट देमसेल्फ, वो अपने बारे में लिखें कि मेरे अंदर क्या ये क्वालिटी है, जो कि जो कंपनी पूछ रही है, क्या ये क्वालिटी मेरे अंदर है। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस मीटिंग होती है जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉई की। जो एम्प्लॉयर है, दैट थ्रू सम क्वेश्चंस ऑब्जर्व करता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता है एंड ऑब्जर्व करता है क्या ये कैंडिडेट हमारे लिए ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच कैंडिडेट कैन बी कंपेयर्ड एज वेल। एग्ज़ाम क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ टेस्ट होता है जो कि एक कंपनी कैरी आउट करवाती है, एंड इट कैन बी प्रैक्टिकल टेस्ट और अ पेपर बेस्ड टेस्ट। It is used to see how well an applicant is able to think and react under pressure. यदि एक एग्ज़ाम को, ये जो एप्लीकेंट है वो एग्ज़ाम दे के रिक्रूट होना चाहता है, यदि वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के अंदर उसे क्या जज किया जाता है? क्या वो अंडर प्रेशर काम कर सकता है, क्या वो सोच सकता है। ग्रुप एक्टिविटीज़, अनदर मेथड्स ऑफ सिलेक्शन हैपेंस टू बी ग्रुप एक्टिविटीज़। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस होता है, जितने एप्लीकेंट्स आए हैं उन्हें एक तरह से टास्क दे देता है। यदि एक तरह से ग्रुप के रूप में काम कराना है, एक ग्रुप के रूप में हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो जो बिजनेस फर्म है, दैट फॉर्मुलेट्स अ सॉर्ट ऑफ वर्क
जो उस ग्रुप को दे दिया जाता है एंड द ग्रुप कैरी आउट्स दैट वर्क। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल टास्क हो सकती है या फिर एक डिस्कशन हो सकता है। जो ग्रुप को जो वर्क दिया जाता है, जो टास्क दी जाती है, इट कैन बी ए प्रैक्टिकल टास्क और इट कैन बी ए डिस्कशन एज वेल। तो ईच एप्लीकेंट को जो एम्प्लॉयर है, द एम्प्लॉयर ऑब्जर्व्स देम, और ये देखते हैं कि ओवरऑल ग्रुप के रूप में इफ़ दे कैन वर्क और नॉट। जो टास्क की जा रही है ग्रुप के द्वारा, ईच मेंबर जो है जो किस तरह से उसको टास्क को कर रहा है, तो बिहेवियर को उस एप्लीकेंट्स जो हैं उनके उस बिहेवियर को एनालाइज किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, एंड क्या वो अदर्स दूसरों के साथ मिलके काम कर सकता है, ये भी ऑब्जर्व किया जाता है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन। लेटर ऑफ एप्लीकेशन मीन्स एक तरह से लेटर है जो जो एप्लीकेंट है वो भर के देता है कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, एंड दे टेल यू द रीज़न वाई दे शुड बी एम्प्लॉयड। अनदर मीन्स इज अ रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है। यदि एक एम्प्लॉय है, द पर्सन refers someone. It's a written statement provided by someone who knows the applicant well, usually their current employer. तो इट इज़ लाइक दिस कि एक एप्लीकेशन को एक अनदर पर्सन जो कि आपके नोन है या फिर एम्प्लॉय ही है आपका, वो एक तरह से रेकमेंड देगा, ये एक तरह से रेफरेंस देगा कि ये पर्सन जो एप्लीकेंट है, ही इज़ टैलेंटेड एंड यू कैन हायर देम। सो रिलेटेड टू दैट रेफरेंस, द कुछ कमेंट किए जाते हैं about their attendance and punctuality records. Attendance and punctuality records related comments लिखे जाते हैं इस रेफरेंस में, so that the person can be reliable. जो एम्प्लॉयर है, द पर्सन कैन जज इफ द पर्सन जो एप्लीकेंट है वो रिलायबल है या नहीं है। सो नीड फॉर एन इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की क्या नीड है? ट्रेनिंग का एक इफेक्टिव ट्रेनिंग की क्या नीड है? टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रॉपरली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स ऑफ एन। नीड फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। जिन एम्प्लॉय को हायर किया गया है बाय द फर्म, दे आर हायर्ड बेस्ड ऑन सम स्किल्स। जो एम्प्लॉय जिसे हायर किया गया है, उस एम्प्लॉय के पास कुछ स्किल्स हैं, उन्हें देखकर जो एम्प्लॉय है वो उन्हें हायर करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय जो है हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसकी जो स्किल्स हैं वो मैच कर रही हों। तो दैट पर्सन नीड्स ट्रेनिंग, दैट पर्सन नीड्स टू बी ट्रेंड। दैट मीन्स एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग उसे देनी बहुत आवश्यक है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रॉपरली ट्रेंड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय है जिन्हें प्रॉपरली ट्रेन किया गया है, उसकी जो सप्लाई है वो ऑल लेवल्स पर मिलती रहे। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय टू द हाईएस्ट अटेनेबल लेवल। जो एम्प्लॉय हमने बेस्ड ऑन द स्किल्स प्रेजेंटेड बाय द पर्सन, जो एप्लीकेंट जो स्किल्स हमें प्रेजेंट की है उसके बेस पर जो हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है उसे, तो उस स्किल्स को हम हाईएस्ट अटेनेबल लेवल पर हमें पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हम एज अ फर्म वी वांट द एम्प्लॉय टू बी बेस्ट सूटेड फॉर आवर जॉब। तो जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल बनाने के लिए द पर्सन नीड्स ट्रेनिंग। सो परफॉर्मेंस जो है उसे हाईएस्ट लेवल पर अटेन कराने के लिए, एंड टू डेवलप हिज पोटेंशियल सो दैट ही कैन टेक अप जॉब्स ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टू अटेन प्रिसीजन एंड क्लैरिटी इन द ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस चलाने में प्रिसीजन एंड क्लैरिटी ला पाए वो। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई conceptual skill, imagination and judgment of employees. To reduce scrap rate,
to reduce accident rate, to minimize absences, to reduce fatigue and tardiness, and to minimize overtime and reduce labor turnover. Labor turnover means labor out डिवाइडेड बाई टोटल लेबर, यानी कि एक तरह से लेबर के छोड़ने की दर को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस ऑल आर द रीजंस व्हाई एन एम्प्लॉई नीड्स एन इफेक्टिव ट्रेनिंग. To boost employee morale, to promote cooperation, good relations between workers and management. यदि उसे properly train किया जाता है तो person can have good relation with other workers. To reduce cost of product through economic and more efficient use of company resources. तो यदि हम properly train कर सकते हैं तो efficient use of company resources के लिए हिसाब से train कर सकते हैं, है ना, उसे more economically train कर सकते हैं. So and to provide knowledge and appreciation of techniques necessary to enable a trainee to do his job well. Okay, काम को सही ढंग से करने के लिए उसे जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे स्किल्स जो हैं वो भी दी जाती है थ्रू एन इफेक्टिव ट्रेनिंग. टू inculcate a broad understanding of relevant science and technology so that the trainee adjusts to the changing nature of work. यदि वर्क जो काम है उसकी नेचर चेंज हो रही है तो उसके अनुसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उसकी जरूरी नहीं है कि वो अपने आप सीख जाए. The person needs to be effectively trained for that. To teach employees the standardized work methods, to inculcate good work habits on the part of employees. ठीक है, so for that we need to train them. To promote teamwork, to find out whether an employee is suited for the job, and to adjust employees' outlook to new needs of new times. So there are some methods of training. First one is individual instruction. Individual instruction का meaning ये होता है, it involves devoting personal attention to an employee in order to teach him a complicated skill. For example, to run a machine, to perform a complicated assembly operation. Individual instruction का meaning ये हो गया कि एक person, एक individual को train किया जा रहा है by personal attention. एक इंडिविजुअल को ट्रेन किया जा रहा है बाई पर्सनल अटेंशन, ठीक है, सो दैट ही कैन कैरी आउट सम कॉम्प्लिकेटेड टास्क. कॉम्प्लिकेटेड टास्क को कैरी आउट कर पाए इसलिए उसे कॉम्प्लिकेटेड स्किल दी जा रही है बाई इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. दे कैन बी ग्रुप इंस्ट्रक्शन. ये जो इंस्ट्रक्शन है दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एज वेल. सो जो द ट्रेनीज आर गिवन, अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज are given certain basic facts about job. For example, जो workers हैं उन्हें explain किया जाता है of adopting a new method of doing the same job, same old job. Another method is lecture method. Lecture method is most effective method for giving training. It can be basic or supplementary and can be based on a specific subject. Okay, for example, if you want to train mathematically some students, we make them some sort of students so that they can treat some forces on lathe tool while doing the rough job. And another method is demonstration method. एक मेथड, इस टाइप ऑफ मेथड जो कि एक तरह से प्रैक्टिकल भी है ना. जो मैनुअल स्किल्स होती हैं उन्हें जो मैनुअली जो काम रहता है उसे ट्रेन किस तरह से किया जा सकता है बाय डूइंग ग्राउंड वर्क. फॉर एग्जांपल, राइट वे टू होल्ड जॉब अगेंस्ट द ग्राइंडिंग व्हील. तो ये अगर उन्हें दिखाया ही जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, द पीपल गेट ट्रेंड वेल दैट वे. रिटन इंस्ट्रक्शनल मेथड. एक फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में रिटन मटेरियल, यदि जो जिन्हें ट्रेन किया जाता है उन्हें रिटन मटेरियल के फॉर्म में मटेरियल दे दिया जाएगा. दे कैन रीड इट
and understand the problems very well. They can be oral instruction मीन्स कि दो जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है द पर्सन कैन बी गिवन ट्रेनिंग इन द शॉर्ट टर्म. ठीक है. इन शॉर्ट फॉर्म यदि किसी को ट्रेन किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि इस तरह से जॉब करनी चाहिए आपको, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग. उसे पर्सनली या फिर ट्रेनिंग इवन ग्रुप, द ट्रेनर जो होता है द ट्रेनर कैन गिव देम ओरल ट्रेनिंग एज वेल. दे कैन बी कॉन्फ्रेंसेज. The people can be directed to join some conferences in order to improve their skill, right? They can be some meetings can be held as well. They can be some in meetings में क्या हो सकता है, they can be very well trained people as well, and they can be some trainees as well. तो उन सबको यदि मीटिंग में बिठा दिया जाता है तो वो एक तरह से शेयर करते हैं अपना नॉलेज. ओके, दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन to in order to solve some immediate problems. Duties of supervisor or a foreman. The duties of a supervisor or foreman are enumerated here. Selecting and training of workers. जो workers होते हैं उनके training and selection करवाना. Work production, control of quality, quantity and cost, discipline, motivation and morale of workers, work method improvement, accident prevention, maintaining machinery and supplies, and compliance with labor laws, cooperation and coordination with other departments, and handling labor grievances, and record keeping. So ये सब जो ड्यूटीज़ हैं, ये ड्यूटीज़ हैं सुपरवाइज़र और फोरमैन की. These are the roles and the roles of HRD in industries. HRD डिपार्टमेंट जो होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनके रोल्स हैं ये. प्लानिंग, जो पर्सनल प्रोग्राम होता है, जो जो एम्प्लॉय रखने हैं उसका जो प्रोग्राम है उसे प्लान किया जाता है बाय HRD डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजिंग, डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग जॉब्स, पर्सनल एंड फिजिकल फैक्टर्स. डायरेक्शन दी जाती है HRD के द्वारा. गेटिंग एम्प्लॉयज़ टू गो टू वर्क विलिंगली एंड इफेक्टिवली. HRD का रोल कंट्रोल करना भी है. रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद पर्सनल प्लान. जो प्लान बनाया गया है, पर्सनल प्लान, जो पर्सनल प्रोग्राम बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, इफ़ दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट, इस तरह से एक तरह से कंट्रोल भी करना HRD का काम है. प्रोक्योरमेंट, दैट मीन्स प्रोक्योरमेंट मीन्स प्राप्त करना. ऑब्टेनिंग प्रॉपर काइंड एंड साइज ऑफ पर्सनल. जो एम्प्लॉयज़ हम हायर कर रहे हैं, दे शुड बी ऑफ प्रॉपर काइंड एंड ऑफ प्रॉपर साइज. दैट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जितने एम्प्लॉयज़ हमें रखने हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर, दे शुड बी प्रॉपर. डेवलपमेंट, दे शुड बी ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़, एंड ये भी एक तरह से रोल है HRD का, in order to improve their skill. And compensation, the employees who are given compensation amounts. And integration means reconciliation of individual and organizational interest.